नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास आज ऐसा एग्जाम्पल है जिसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है टॉप यूनिवर्सिटी यूरोप की, और उसके बाद भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ, बट उन्होंने हार नहीं मानी और आज हमारे साथ वो यूरोप में है, जिनका नाम है अभी वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो अभी ने जो है रिसेंटली अभी 1 मंथ हो गया या नहीं हुआ है सर, इट्स माय 14 और 15th डे। 14 और 15th डे हुआ है अभी यूरोप में आए हुए। 2022 में इन्होंने जो है सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, जो कि इटली में लोकेटेड है, वहाँ पे एडमिशन मिला था। उसके बाद इनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ एंड देन इनके बाद जो है इन्होंने नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड दिखा के आज वो यहाँ पर है। तो उनकी जर्नी हम इनसे ही सुनेंगे। तो अभी बताएं अपने बारे में कि कैसे ये शुरुआत हुई और कैसे आप यहाँ पर आए। सर एक्चुअली मैं अपने कॉलेज में फाइनल सेमेस्टर में था। सो यूरो ड्रीम्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप अभी यूरोप से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखोगे तो आपका चैनल जरूर रिकमेंड होता है यूट्यूब के थ्रू। सो आपकी वीडियो टॉप पे आ रही थी, तो उसमें लिखा था कि स्कॉलरशिप इटली में मिल जाती है और ईजिली हम ले सकते हैं एडमिशन। तो मैंने फिर रिसर्च की, आपकी वीडियोस देखी, तो उसमें ना एक्चुअली सेपिएंजा यूनिवर्सिटी मुझे लगी कि जो एक्चुअली मैनेजमेंट कोर्सेज और इकोनॉमिक कोर्स बहुत कम जगह मिलते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज में इटली। तो मैंने सेपिएंजा मुझे मिली, तो मैंने उसमें एक रिक्वायरमेंट्स का होता है, ऑलरेडी ब्राउचर डाल रखा होता है उन्हें। तो उसमें मैंने चेक किया और मेरे पास आइल्स भी था। उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 5.5 थी और मेरे 5.5 ही आए हुए थे। तो फिर मेरी सारी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट क्लियर थी और मेरी करंट सीजीपीए उस टाइम पे भी 7 पॉइंट कुछ ही बन रही थी। सो फिर मैंने ट्राई किया और वो आ गया। क्या बात है। और फिर कहानी खत्म हुई है। और फिर भी मतलब कि और भी यूनिवर्सिटी से आया, जैसे आपकी कसिनो यूनिवर्सिटी, आपकी कसिनो यूनिवर्सिटी से आया, नेपल्स यूनिवर्सिटी से आया। पर मैंने सेपिएंजा सबसे प्रायोरिटी पर रखी, क्योंकि आपकी वीडियोस में भी पता चला है और मैंने QS रैंकिंग होती है एक वेबसाइट, उस पर भी चेक किया था कि टॉप 150 में आती है सेपिएंजा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए वहाँ पे पढ़ाई करने की। और अभी भी जैसे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, तो मैंने बीकॉम ऑनर्स की है वहाँ से। मेरा जो पास्ट बैकग्राउंड था वो कॉमर्स स्टूडेंट का था, तो वो भी एक टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया में। सो मैं वही अपना CV को लेके चलना चाह रहा था कि बहुत टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो एक अलग ही एक्सपोजर मिलता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करो। सो ये तो दोस्तों इनका एडमिशन आ गया था, और ये एडमिशन कौन से मंथ में आया था? सर ये मेरे को आ गया था एक्चुअली जून जुलाई ऐसे में आ गया था, क्योंकि हमारा ITA उस टाइम पे क्लोज हो जाता है। वो जो हम इटालिया यूनिवर्सिटी इटालिया वाली पे जो वेबसाइट होती है उस पर हम प्री एनरोलमेंट समरी करते हैं, तो उस टाइम के आसपास ही जस्ट आया था। तो मैं बहुत आसपास का टाइम होगा, जून जुलाई का। तो पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में एडमिशन लेना आसान नहीं होता है, और जिनको एडमिशन मिल जाता है उनका शॉर्ट रहता है कि वीज़ा तो लग ही जाता है। तो अब जो है यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आने वाला है कि एडमिशन वगैरह सब सॉर्टेड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वीज़ा में क्या हुआ था? तो सर एक्चुअली ना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई होता है, सेकंड प्रोसीजर स्कॉलरशिप के लिए होता है। हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था, बट स्कॉलरशिप का भी एक्चुअली हमें स्कॉलरशिप मिलती वहीं पे जाके इटली में। जब हम दिसंबर में हम सारे अकाउंट्स ओपन करके सब कुछ कर देते हैं, हमें वही मिलती है जब भी। तो उससे पहले तो हमारे ही एक्सपेंस होते हैं सारे के सारे। तो हमें पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने इटली में VFS शिवाजी स्टेडियम में इटली एम्बेसी में फाइल लगाई। सो वहाँ पे मैंने लगाई फाइल, और उसके बाद उनका वो आ गया मेरे को। मेरा इंटरव्यू तो हुआ नहीं था उस टाइम पे, बट उस टाइम पे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू हो रहे थे। अच्छा। बट मेरे वाली में नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ शायद मैं लकी हूँ, मेरी अच्छी यूनिवर्सिटी है शायद, इसलिए नहीं होना होगा। तो कुछ टाइम बाद ना मुझे इटली की ये अच्छी बात है सर, विद इन वीक वो आपको बता देते हैं। दिल्ली में जो फाइल लगाते हैं ना, विद इन वीक आपका वीज़ा आना होगा तो वीज़ा आ जाएगा, या रिफ्यूजल आना होगा तो रिफ्यूजल आ जाएगा। तो विद इन शायद वीक भी नहीं हुआ था सर, 5 डेज ही होते, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो फ्राइडे को ही मुझे पता चल गया था कि हाँ मेरा प्री रिफ्यूजल आ गया है। अच्छा। सो मैंने वो कलेक्ट किया, तो उसमें रीज़न सर ये लिखा हुआ था कि द इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड इज अनरिलायबल और द इंटेंशन रिटर्न बैक टू इंडिया इज अनक्लियर। सो एक्चुअली सर मुझे जहाँ तक लगा कि फिर मेरे को कवर लेटर की प्रॉब्लम लगी, क्योंकि कवर लेटर में हम एक तरीके से हमारी प्रोफाइल उसी से जज हो जाती है। करेक्ट है। एक मान लो हमारा इंटरव्यू ना हो, तो फिर वो जो एम्बेसी का जो काउंसलर है वो एक तरीके से हमें एक वही पेपर हमारी पूरी प्रोफाइल देखता है, वो एक पेपर नहीं चेक करेगा, एक वही है हमारा कि जिससे वो हमें पूरा देख लेगा कि हाँ कि ये स्टूडेंट कैसा है, इसकी प्रोफाइल क्या है। तो जहाँ तक मुझे लगता है सर, मेरा कवर लेटर पे एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने कवर लेटर पे कभी इतना ध्यान दिया नहीं। क्योंकि ये ना सर यहाँ पे मुझे लगता है कभी कभी ना हम ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत कुछ हो जाता है कि हाँ मेरा टॉप यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ गया है, सारी चीज़ें ईजिली हो रही हैं,
सो मैंने कभी सोचा नहीं था कि वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ कि हाँ टॉप यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ ही गया है तो वीज़ा आना ही है। ठीक है। बट फिर मैंने कवर लेटर पे ध्यान नहीं दिया। बट जब मुझे प्री रिफ्यूज़ल मिला उसमें 15 डेज़ का हमें टाइम, 15 और 10 डेज़ का टाइम मिलता है कि आप रीअपियर करें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। तो उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ी हेल्प ली, तो फिर मैंने देखा कि हाँ कवर लेटर लगा सकते हैं। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें कवर लेटर में इंप्रूव की। शायद मेरी अकोमोडेशन हो गई सर, जैसे मैंने डमी लगाई हुई थी, शायद मुझे वो भी लगा कि एक डॉक्यूमेंट वो भी हो सकता है अनरिलायबल, कि इन्हें पता चल गया है कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट, ये उन्होंने बुकिंग चेक कर लियो कि ये अनरिलायबल है, ये ओरिजिनल नहीं है, इन्होंने फेक लगाई हुई है। तो शायद कोई भी ऐसा रीज़न हो डाउट सकता हो है। गया होगा उनको ये चीज़। हाँ जी। क्योंकि आपकी एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल प्रोफाइल भी अच्छी है, तो फिर शायद यहीं पर हो सकता है अंडर लेवल में हाँ जी। कवर लेटर या फिर अकोमोडेशन। ठीक है, तो फिर ये रिजेक्शन आपका फाइनली हो गया होगा। यस सर। फिर इसके बाद क्या किया आपने? ये रिजेक्शन आने के बाद तो मतलब सर उसके बाद तो होप छूट जाता है, क्योंकि अब ये हो गया था कि इटली में एक ही इंटेक होता है सर, मेजर इंटेक सितंबर होता है। करेक्ट है। तो मेरा सितंबर इंटेक निकल गया। तो फिर अब नेक्स्ट सितंबर के लिए मेरे पास पूरा 1 साल था। तो 1 साल में अब क्या करें? फैमिली बर्डन आ जाता है बहुत कि 1 साल बंदा घर पे नहीं बैठ सकता है। ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुई थी और रिफ्यूज़ल आ गया था, तो बर्डन हो गया था बहुत ज़्यादा, और एक मेंटली सर डिप्रेस हो जाता है स्टूडेंट। करेक्ट है कि एक बार, क्योंकि ना फिर एक वो हो जाता है कि मुझे बाहर ही जाना है। अब वो चीज़ नहीं होती ना सर, तो फिर एक तरीके से क्या वो क्यूरियोसिटी सी हो जाती है, वो कीड़ा सा हो जाता है सर दिमाग में कि अब तो जाना ही था, मैं क्यों नहीं गया। मैं जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी मेरे से कम CGP है, उनका वीज़ा आ गया बट मेरा नहीं आया। तो सर फिर वो हो जाता है कि हाँ जाना ही है। फिर मैंने हार नहीं मानी, मैंने देखी आपकी वीडियोस और भी देखी, बेल्जियम हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, इनमें भी जैसे आपकी वीडियोस से पता चलता है कि हाँ ये यूनिवर्सिटीज़ भी ठीक है यहाँ पे। यहाँ पे बेशक स्कॉलरशिप ना मिले बट यहाँ की फीस बहुत कम है। ठीक है। अराउंड 2 लाख 250 मतलब 3 लाख के अराउंड आ जाती हैं फीसिस। तो हम वहाँ पे भी जा सकते थे। उनमें होता है फेब्रुअरी इनटेक, बट वो मुझे कंट्री वहाँ पे ठीक नहीं लगी कि एक तो वहाँ पे ना इटली का बहुत नाम है मार्केट में, चेक रिपब्लिक को किसी को नहीं पता। सही बात है। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने फिर मम्मा पापा के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि भाई तेरे को जाना ही है, इटली जाना है तो ठीक है, बट इस टाइम ऐसा करियो सितंबर इनटेक में एक बैकअप ऑप्शन लेके चल। मैंने पिछले 2022 में सर एक बहुत बड़ी गलती की, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया कि मैंने बैकअप ऑप्शन नहीं लिया। मैंने यूनिवर्सिटीज़ के बैकअप ऑप्शन ले लिए, बट यहाँ पे गलती ये की कि मैंने कंट्री का बैकअप ऑप्शन नहीं लिया। मुझे कंट्री का बैकअप ऑप्शन लेना चाहिए था, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का बैकअप का ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम प्री इनरोलमेंट समरी सिर्फ एक ही अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए मैं पूरा इंटायर वीडियो आज जो हम शूट कर रहे हैं साथ में, कि अगर आप इटली स्टूडेंट वीज़ा के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास एक और बैकअप कंट्री होनी चाहिए जहाँ पर आप एप्लीकेशन कर रहे हो, है ना। तो ये बहुत अच्छा आपने 2023 इंटेक के लिए प्लान किया है। यस सर। तो जब 2023 के लिए अप्लाई किया तो फिर यहाँ पर एडमिशन आ गया था फिर से आपका इटली? यस सर। मेरा सैपियंस जब 2022 में मैंने अप्लाई किया था सर, उस टाइम पे मेरा आया था मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में। ठीक है। बट अब जब मैंने 2023 में किया तो फिर इस बार मेरा इकोनॉमिक्स से रिजेक्शन आ गया था, बट मेरा बिजनेस मैनेजमेंट में अप्रूवल आ गया था। क्या बात है। सो फिर इस बार मैं सर ओवर एक्साइटेड और ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं था कि हाँ वापस आ गया है। इस बार मैंने एक स्टेप बहुत लिया, पर इस बार मेरे पास बैकअप ऑप्शन था। बैकअप ऑप्शन। सो और होपफुली ना मैंने माल्टा का रखा हुआ था, तो मेरा माल्टा का भी आ गया सेम टाइम पे। ठीक है। सो फिर मुझे किसी से पता चला कि माल्टा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। सो मुझे लगा कि हाँ वहाँ पे शायद थोड़ा सर्वाइवल इजी हो जाएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और सर मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ ना, तो मैंने सुना था कि वेदर ऑलमोस्ट माल्टा का सेम है, नॉर्थ इंडिया जैसा। यहाँ पे इतना स्नोफॉल नहीं होती जैसे मिलान में होती है, इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे। सो जो नॉर्थ इंडिया से, जो हरियाणा पंजाब साइड से स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पे बहुत वो इजिली एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मुझे बीचेस पसंद थे, कि ये तो पूरा ही बीचेस के आगे पीछे है, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ माल्टा सही है। और 1 साल का फिर मुझे यहाँ पे डिप्लोमा मिल रहा था, तो फिर मैंने किया। और यहाँ पे एक्चुअली सर एक अच्छी बात है, यहाँ पे माल्टा के लिए जो बच्चे फाइल्स लगाते हैं ना, यहाँ पे कवर लेटर नहीं लगता। अच्छा। मैं एम्बेसी में मेरा कवर लेटर लगा ही नहीं, वहाँ पे बस मेरा इंटरव्यू हुआ। अच्छा। तो ना मैं सर स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा कि भगवान से ना हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा इंटरव्यू हो जाए, कवर लेटर ना हो। क्योंकि कवर लेटर में हम कितना भी अच्छा लिख दें, उसमें ना एक तरीके से हम मिल नहीं रहे किसी सामने, वो बंदा पढ़ के ही जज करेगा, पता चल पाता है वीजा ऑफिसर को। मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान हर किसी बच्चे को ना इंटरव्यू ही फेस करवाए, कवर लेटर के थ्रू नहीं। बहुत ईजी होता है सर, बहुत हम्बल होते हैं वो, बहुत प्यार से बोलते हैं। बस ये होता है कि उनके क्वेश्चंस में ना हम उन्हें टेढ़ा मेढ़ा आंसर ना दें, जो उन्होंने पूछा पॉइंट टू पॉइंट रखें। ठीक है। थोड़े एडिशनल दे दें,
कि उन्होंने कुछ पूछ लिया, जैसे फ्लाइट के बारे में उन्होंने फ्लाइट नंबर पूछ लिया, सिर्फ आप पूरा बता दो उन्हें कि फ्लाइट डिस्टेंस बता दो और फ्लाइट ओके, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दो उसके सराउंडिंग जो भी चीज़ें हो। आप मानोगे नहीं सर, मैंने माल्टा की सिटीज कैपिटल ये 3 आइलैंड्स में बटा हुआ है, इसका टोटल 312 किलोमीटर पे। इतना मुझे इंडिया का नहीं पता इंडिया कितना बड़ा है, ये 312 किलोमीटर कुछ में है ऐसे। तो मैंने ये सब रट लिया था और वीज़ा ऑफिसर के मुंह से मैंने बताया आपको 4-5 बार वेरी गुड बुलवाया। हाँ, क्योंकि एक ना सर पता चल जाता है कि जब सामने वाला कन्विंस हो जाता है ना, तो उसकी आवाज़ में पता चल जाता है कि हाँ ये हो गया है कन्विंस। तो यही है गाइस कि देखो इन्होंने 2 ऑप्शन लेकर चले। 2022 में एक ही ऑप्शन था तो वो गलती थी। 2023 में लर्न किया, सेकेंडरी ऑप्शन को माल्टा में लेके चले और इटली का इन्होंने फिर कैंसिल कर दिया। जब इनका माल्टा में एडमिशन आ गया तो इटली का पूरा कैंसिल कर दिया आपने, राइट? हाँ जी। तो माल्टा के ऊपर और डिटेल्स के लिए हमारा एक और वीडियो आएगा जिसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए था कि हार नहीं माननी है, आपके पास ऑप्शंस होंगे तो आप उन कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हो। डिफरेंस माल्टा और इटली में ये है कि इटली में ऑल्दो आपका स्कॉलरशिप के थ्रू जो है वो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन हो जाता, तो माल्टा में इन्हें सिर्फ 6000 यूरोज़ की फीस पे करनी पड़ रही है। दैट इज़ द ओनली। एंड सर यहाँ मैं ऐड करूँ? बोलो सर यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ना माल्टा में स्कॉलरशिप अभी नहीं मिल रही। यहाँ पे एक क्वालिफाइड स्कीम होती है, हाँ, रिम्बर्समेंट वाली। इसमें सबसे अच्छी बात है कि स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करे, अपना वर्क वीज़ा कन्वर्ट कराए, उस टाइम पे उस क्वालिफाइड स्कीम के लिए अप्लाई कर दे। अच्छा, सो बस गॉड पे बिलीव रखे कि बाय चांस क्या वो अपना अच्छी तरह करेगा तो उसमें उसका नंबर आ गया तो वो फीस वापस रिटर्न हो जाती है। अच्छा, आप यूनिवर्सिटीज, आप जैसे कोई भी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो, कोई भी कॉलेज में, कोई भी इंस्टीट्यूट माल्टा में, उस पे ना कोर्स के ऊपर उन्होंने लिख रखा होता है। जैसे मेरा कॉलेज, मेरे कॉलेज का नाम है CMBA, सेंट्रल मेडिटेरियन बिजनेस स्कूल। सो उसमें ना जैसे मैं कोर्स में आया हूँ हेल्थ केयर मैनेजमेंट, सोशल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, तो उसमें उन्होंने लिख रखा है 70% रिफंडेबल। अच्छा, वो अगर वो आफ्टर स्टडी कि वो 1 साल बाद पढ़ाई कर ली हमने और हम वर्क वीज़ा पे जब कन्वर्ट करा रहे हैं, हम माल्टा में रहना पड़ेगा पर उसके लिए हमें। अच्छा, वर्क हमें माल्टा में ही करना पड़ेगा, हम शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। सो यही था दोस्तों हमारा वीडियो आज का, और थैंक यू सो मच अभी फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। और आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी यूज़फुल रही हो। अगर यूज़फुल रही तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी को कमेंट सेक्शन में थैंक यू भी कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।